जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली लेक्चर में, पिछले क्लास में जो है हमने डिस्कस किया था कि जो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1956 में और उसके पश्चात उसका पुनर्गठन हुआ, उसके पूर्व जो है हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता जब देश को प्राप्त हुई थी और स्वतंत्रता जब देश को प्राप्त हुई थी तो उस दौरान हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ अलग थी। आज जो हमने वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश की देखी है उसकी सीमाएं जो हैं वो यहाँ पर 5 राज्यों से लगती है। पर अगर हम ये बात करें कि मध्य प्रदेश जो है जब इसका गठन या पुनर्गठन नहीं हुआ था तो उसके पूर्व हमने एक स्थिति देखी थी जहां पर हमने ये चर्चा की थी कि मुख्य रूप से अगर हम वर्ष 2000 के पहले देखें या 31 अक्टूबर 2000 के पहले की बात करें, 1 नवंबर, हम ये जो स्थिति आज देखते हैं, ये जो हम मध्य प्रदेश की सीमा देखते हैं, ये सीमा जो है वो 1 नवंबर वर्ष 2000 में बनी और आज 2025 में भी ये इसकी स्थिति है। परंतु अगर हम 31 अक्टूबर तक की बात करें या 1 नवंबर 1956 से लेकर बोलते हो 31 अक्टूबर 2000 तक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल था और बाद में हम ये देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को मुख्य रूप से इसका गठन हुआ था। तो 1956 के पहले स्थिति क्या थी? कई बार जो सवाल है वो यहां से आते हैं। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन 1956 1 नवंबर 1956 का हुआ। हम ये भी देखेंगे कि कब भाषाई राज्य को लेकर जो है वो मांग उठी थी और जो आयोग बनाया गया था उसने किस प्रकार की अनुशंसाएं रखी थी। लेकिन उसके पूर्व हम ये देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश को या पूरे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो प्रशासनिक दृष्टि से जो है वो पूरे भारत को यहां पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। अब हम ये देखते हैं कि ये किस आधार पर था। तो हमने देखा था कि जब यहां पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों के शासन के दौरान हम ये देखते हैं कि जब हमें यहां पर स्वतंत्रता नहीं मिली थी या 1947 के पूर्व देखें तो 1947 के पूर्व देखें तो मध्य प्रदेश की कुछ स्थिति कुछ ऐसी थी। अगर हम बात करें तो यहां पर जो मध्य प्रदेश था उसका दक्षिण पूर्वी भाग हम अगर देखें तो ये जो दक्षिण पूर्वी भाग था ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र था वो मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब स्थापित हुआ तो हमने इसकी भी चर्चा की थी कि सबसे पहले जो है इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस और बरार रखा गया। सेंट्रल प्रोविंस रखा गया और ये कब रखा गया था? 2 नवंबर 1861 में। 1857 की क्रांति के समय पर हम ये देखते हैं कि सागर, बुंदेला क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, नर्मदा क्षेत्र में बहुत अत्यधिक मात्रा में हम देखते हैं आंदोलन की स्थिति बनी थी। जब ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने हम ये देखते हैं कि उस आंदोलन को समाप्त किया तो प्रशासनिक दृष्टि से कुछ परिवर्तन किए थे और जब पहले ये जो था वो उत्तरी प्रांतों में आता था तो इस सागर और नर्मदा क्षेत्र को एक साथ शामिल करके साथ में नागपुर क्षेत्र को जीतकर यहां पर सेंट्रल प्रोविंस प्रांत, यहां पर मध्य प्रांत बनाया गया था और यह बनाया गया 2 नवंबर 1861 को। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि लंबे समय तक यहां पर अंग्रेजों का शासन रहा। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि इनके साथ ही यहां पर एक हैदराबाद जो है के निजाम यहां पर थे और उनकी सीमा लगती थी। बाद में इस क्षेत्र को जीतकर जो है वो बरार क्षेत्र हैदराबाद के निजाम से छीन लिया गया और बाद में जो है अंग्रेजों ने इसको भी सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लिया और इसका नाम रख दिया सेंट्रल प्रोविंस और बरार। 1932-33 की अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट में जो है इस बात का उल्लेख मिलता है, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के पूर्व जो दूसरी स्थिति थी, बाकी जो अन्य शेष भाग था मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश क्षेत्र का, वो सारा का सारा रियासतों में बटा हुआ था। जैसे हमने बात की थी ये जो भाग था ये ग्वालियर कहलाया, जो नीला आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंदौर यहां पर रियासत, धार रियासत, उज्जैन अलग हम ये देखते हैं।
इन क्षेत्रों पर देखें तो ये बघेलखंड और बुंदेलखंड की लगभग 35 से 36 रियासतें थी। यहां पर हम देखें तो लगभग 22 से लेकर 25 रियासतें मानी जाती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभी रियासतों को मिलाया जाए तो यहां पर 22 से 25 रियासतें इस क्षेत्र में शामिल थी। तो 1947 के पूर्व जो थी वो ये स्थिति बनी। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम स्थिति देखें तो ये स्थिति हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, और ये हम देख रहे हैं 1951 में। तो हुआ क्या, तो हम ये देखते हैं कि अब प्रशासनिक दृष्टि से यहां पर भारत की सरकार ने जो है वो अलग अलग वर्गों में जो है वो पूरे क्षेत्रों को, भारत के सभी क्षेत्रों को बांटा। तो जो भारतीय संघ में क्षेत्र शामिल हुए और जो रियासतें शामिल हुई, अगर हम उसकी चर्चा करें तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो वर्ग बने वो ABCD बने। डी में अंडमान निकोबार आया था, और हमने बात की थी कि पार्ट ए में जो शामिल क्षेत्र था, जो ब्रिटिश सरकार के समय पर सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था, उस क्षेत्र को जो है वो पार्ट ए में रखा गया। पार्ट ए में वो क्षेत्र आते थे, भारत संघ के वो क्षेत्र आते थे जो कि ब्रिटिश के जो है वो प्रत्यक्ष प्रशासन में आते थे। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो क्षेत्र था वो इसमें शामिल हुआ। पार्ट बी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में जो रियासतें थी, इंदौर, ग्वालियर जैसी बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाकर हम ये देखते हैं कि यहां पर मध्य भारत का गठन किया गया था। और ये मध्य भारत का जो गठन है वो मुख्य रूप से मई 1948 में हुआ था। अप्रैल 1948 में जो है यहाँ की छोटी छोटी रियासतें और लगभग 22 रियासतों के जो नरेश हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए थे अनुबंध में। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहां पर ग्वालियर में सभा हुई थी, और उस दौरान जो है वो मध्य भारत का गठन किया गया और बाद में इसे पार्ट बी में शामिल कर दिया गया। इसके बाद अगर स्थिति देखें तो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आने वाले भाग, जिनको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र के नाम से जानते थे, ये जो आप रेड भाग देख रहे हो, अगर आप इसको देखें तो मुख्य रूप से ये भाग है, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड की छोटी छोटी लगभग 35 से 36 रियासतें थी। इनको शामिल करके जो है वो तीसरा भाग बनाया गया था और इसे जो है पार्ट सी में शामिल किया गया। पूर्व में ये जो क्षेत्र था वो पार्ट सी में नहीं आता था। 1948 में जब विंध्य प्रदेश बनाया गया था तो उसको पार्ट बी में रखा गया था। बाद में हम ये देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है 1950 में जो है विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में शामिल किया गया। तो जो विंध्य प्रदेश है वो 1950 में पार्ट सी में शामिल हुआ था। अगर 1948 में जब ये बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासतें बनाई गई थी तब ये पार्ट बी का ही भाग था। इसके अलावा हमने ये बात की थी कि मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी तो जो सीहोर और रायसेन के अंतर्गत जो जिले वाला क्षेत्र है, जो कि भोपाल रियासत के नाम से जाना जाता था, वो वहां के जो नवाब थे, नवाब हमीदुल्लाह खां, उन्होंने भारत संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। परंतु हिंदू जनसंख्या होने के कारण और आसपास का क्षेत्र जो है वो भारतीय संघ में शामिल होने के कारण हम बाद में देखते हैं कि जून 1949 में जो है भोपाल को शामिल कर लिया गया, किसमें? भारतीय संघ में। और भोपाल को जो है वो अलग इकाई के रूप में रखा गया था और इसे बाद में पार्ट सी में शामिल कर लिया गया कि अगर इसे रखा जाए तो किस वर्ग में रखा जाए, तो अलग इकाई के रूप में ही इसे पार्ट सी में रखा गया था। विंध्य प्रदेश भी पार्ट सी में था लेकिन इस रियासत को अलग इकाई के रूप में रखा गया था। जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड ये सारी रियासतें मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया, तो इनमें रियासतों को अलग नहीं रखा, इसको एक साथ विंध्य प्रदेश बोला और बाद में पार्ट सी बोला। लेकिन भोपाल जो है वो पार्ट सी में शामिल था, लेकिन इसको विंध्य प्रदेश में ना शामिल करते हुए बस एक अलग इकाई रखी गई और पार्ट सी यहां पर बोला गया। तो ये कब भारतीय संघ में शामिल हुआ था? भोपाल 1 जून 1949 में शामिल हुआ था, 1949 में। कल हमने चर्चा यहां पर की थी कि मुख्य रूप से जो स्थिति बनी वो क्या स्थिति बनी, तो हम ये स्थिति देखते हैं कि बाद में जो यहां पर पार्ट ए में शामिल हुए थे, उस पार्ट ए में जो है बाद में बरार क्षेत्र को भी शामिल किया गया। सिर्फ सेंट्रल प्रोविंस जिसमें महाकौशल क्षेत्र आता था और बरार क्षेत्र आता था, उनसे हटकर अगर अपन बात करें तो यहां पर सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अलावा छत्तीसगढ़ रियासतों को भी इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। नाम फिर भी वही रखा गया, मध्य प्रांत रखा गया, ठीक है, बरार नाम हटा दिया गया। इसमें महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र भी शामिल किए गए।
और छत्तीसगढ़ की जो कुछ रियासतें थी उनको शामिल किया गया और मुख्य रूप से पार्ट ए बनाया गया और अंतिम में नाम रखा गया मध्य प्रांत, और कई बार इसको मध्य प्रांत और बरार भी बोला गया। तो अगर हम स्थिति देखें तो ये कैसी स्थिति थी, तो हम ये देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से जो है 1947-48 के बाद जब ये पार्ट बने तो ये भाग था पार्ट ए, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कुल जब इनको जोड़ा गया तो यहां पर पार्ट ए को जो है वो 22 प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभाजित किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ की रियासतें जैसे हम ये देख रहे हैं सरगुजा, बिलासपुर, राजगढ़, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, चांदा, वर्धा, भंडारा, नागपुर, अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना, निमाड़, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, मंडला, ये सारे क्षेत्र जो थे, ठीक है, मैंने आपको बताया लगभग सारे याद नहीं रखने, हमें जिले याद रखने थे। अब जो स्थिति वो अलग है, पर हम ये बात कर रहे हैं कि जब पार्ट ए बनाया गया जिसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, उस समय पर इसे प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में बांटा गया। 1948 में यहां पर भी सरकार जो है वो बनाई गई, मंत्रिमंडल बनाया गया और मंत्रिमंडल के अंतर्गत हम ये देखते हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, वो मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। उसके अलावा हमने यहां पर गवर्नर की भी बात की थी, यहाँ के राज्यपाल की भी बात की थी। तो राज्यपाल किन्हें बनाया गया था, ई राघवेंद्र। इतनी चर्चा जो है वो हमने कल की थी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस प्रांत का, इस मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र का जो मुख्यालय है, तो वो मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, तो ये मुख्यालय जो था वो कहां पर था, नागपुर में। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्ट ए की जो राजधानी थी, वो पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर। तो नागपुर को राजधानी मानकर जो है इस क्षेत्र में शासन शुरू किया गया था। तो पार्ट ए की कहानी देखें तो पार्ट ए में अगर अपन देख रहे हैं, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं पार्ट ए, ठीक है, इसके अंतर्गत महाकौशल, मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, नर्मदा क्षेत्र, उसके अलावा विदर्भ क्षेत्र और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल करके पार्ट ए बनाया गया। इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस बरार रखा गया। इसके अंतर्गत जो है इसको प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में बांटा गया। इसके जो प्रथम यहां पर मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। इसके जो गवर्नर थे वो ई राघवेंद्र थे और साथ में मुख्यालय के रूप में या राजधानी के रूप में जो है वो नागपुर बनाई गई थी। दूसरी बात करते हैं, जो हमारा दूसरा भाग था, ठीक है, साथ में हमने एक और बात की थी कि ये जो पार्ट ए था इसे ही एक्चुअल पे नाम दिया गया था, क्या, इसे ही नाम दिया गया था यहां पर मध्य प्रदेश। तो जो हमारा मध्य प्रदेश एक्चुअल में था शुरुआत में, तब ये मध्य प्रदेश एक्चुअल पे पार्ट ए था। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 तक, 1 नवंबर 1956 को जब तक नया मध्य प्रदेश नहीं बन गया, तब तक ये जो भाग है वो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इतना जो भी हम भाग देख रहे हैं, इसको अगर आप देखोगे लाल और नीले और हरे पार्ट को अगर आप हटा दो, तो ये जो हमारा भाग है वो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसीलिए जब हम आज नए मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसको कई बार हम पुराना मध्य प्रदेश कहते हैं। तो ये जो है वो पुराना मध्य प्रदेश के नाम से जाना गया। दूसरा भाग देखें तो अगर आप इस हरे कलर में देख रहे हो, ठीक है, तो ये वो भाग है जहां पर इंदौर और ग्वालियर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें थी, धार रियासतें थी, ठीक है। इन सभी रियासतों को मिलाकर जो है अप्रैल 1948 में इन सभी रियासतों से अनुबंध जो है वो हस्ताक्षरित कराए गए। और हम ये देखते हैं कि अंतिम में हम ये देखते हैं कि मई 1948 में ग्वालियर में, जिसको गिल्ड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, ग्वालियर में यहां पर मीटिंग हुई, सभा हुई और इस पूरे के पूरे भाग को जो है वो पार्ट बी बोल दिया गया, पार्ट बी में शामिल किया गया और इसका नाम जो है वो मध्य भारत रखा गया। इस समय पर इस जो पार्ट बी है हमारा, अगर इसकी हम बात करें तो इस पूरे भाग की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी रियासत जो इस भाग में थी वो कौन सी थी, वो थी ग्वालियर। ग्वालियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इसमें आता था, ठीक है। इसीलिए कई बार जो है वो ग्वालियर के महाराज के योगदान को याद किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको ये नीला जो भाग दिख रहा है मंदसौर वाले भाग में भी, ये सारा ग्वालियर रियासत के क्षेत्र में आता था। तो अगर हम देखें यहां पर तो इसे मध्य भारत नाम दिया गया। तो इस समय पर जो यहाँ के राज प्रमुख बनाए गए, जिनका जो औहदा होता था वो राज्यपाल जैसा होता था, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो यहाँ पर राज प्रमुख जो बनाए गए थे वो ग्वालियर के महाराजा बनाए गए थे, जीवाजी राव सिंधिया। यहाँ के जो मुख्य रूप से राज प्रमुख बनाए गए इस मध्य भारत के, वो कौन थे, जीवाजी राव सिंधिया, जो उस समय पर सिंधिया रियासत या ग्वालियर रियासत के महाराज थे। उन्हें राज प्रमुख बनाया गया, मतलब एक प्रकार से हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं। और जो उप राज प्रमुख है वो इंदौर रियासत के जो उस समय पर
शासक थे, महाराज थे यशवंत राव होलकर, उन्हें यहाँ पर उपराज्य प्रमुख बनाया गया था, या फिर उपराज्यपाल के रूप में अपन कह सकते हैं। यहां पर भी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। और मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के गठन के दौरान हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो सेठ लीलाधर जोशी को जो है वो उस मंत्रिमंडल का प्रधान बनाया गया। मतलब मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनाए गए थे? लीलाधर जोशी, जो एक्चुअल में सिंधिया महाराज के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री थे। उन्हें जो है वो मंत्रिमंडल का प्रधान बनाया गया। और हम कह सकते हैं कि पार्ट बी के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो यहां पर कौन थे? तो सेठ लीलाधर जोशी थे। इसी प्रकार यहां से और भी हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव होते रहे और उनके मुख्य जो यहां पर प्रधान परिवर्तित होते रहे। ठीक है, अगर उनमें हम बात करें तो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय भी जो थे वो यहां पर मुख्यमंत्री बने। मिश्रीलाल गंगवाल जो थे वो भी यहां पर मुख्यमंत्री बने। उसके अलावा हम एक नाम देखते हैं तखतमल जैन। तो जब पार्ट बी को एक नए मध्य प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया था, हम इसकी बात एक कर लेते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये देखते हैं कि जब पार्ट बी को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था या 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था, उस समय पर पार्ट बी के जो मुख्यमंत्री थे वो थे तखतमल जैन। ये जो बात है वो बहुत कम किताबों में मिलती है, ठीक है, फिर भी मिलती है, लेकिन अपन ये देखते हैं कि ये जो है वो तखतमल जैन थे। जब यहां पर अपन बात करते हैं, जो जन प्रकाश करके बुक आती थी जो मध्य प्रदेश की आती थी, बाद में हिंदी ग्रंथ अकादमी छापने लगी, उसमें ये जो है वो हमें ये इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो पुरानी बुक्स है उसमें आप देखोगे तो जब पार्ट बी को शामिल किया गया था मध्य प्रदेश में, या मध्य भारत भाग को जो शामिल किया गया था नए मध्य प्रदेश में 1956 में, तब मुख्यमंत्री यहाँ के तखतमल जैन थे। ठीक है, तो हमने बात की क्या, राज प्रमुख जो थे वो जीवाजीराव थे। उसके अलावा हमने देखा उपराज प्रमुख के रूप में यशवंतराव होलकर थे। और अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल के जो प्रथम यहाँ पर मुख्यमंत्री बने या प्रधान थे मंत्रिमंडल के, वो कौन थे? सेठ लीलाधर जोशी। उसके अलावा गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, मिश्रीलाल गंगवाल भी रहे, और तखतमल जैन, जो कि जब यहाँ पर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था तो उस समय पर मुख्यमंत्री यहाँ के तखतमल जैन थे। इसके अलावा अगर अपन यहाँ की राजधानी की बात करें तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि दो बड़ी बड़ी रियासतें थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर रियासत। तो उस समय पर बड़ी दुविधा थी कि क्या राजधानी बनाई जाए। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जो है वो दो राजधानी बनाई गई, एक राजधानी बनाई गई ग्वालियर को और दूसरा राजधानी बनाई गई इंदौर को। तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो ग्वालियर है वो शीतकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती थी और इंदौर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जानी जाती थी। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि दोनों ही, मान लो कि मध्य भारत की राजधानी क्या थी और दोनों ही ऑप्शन हो ग्वालियर और इंदौर, ऐसा हुआ भी है, ठीक है, व्यापम ने इस प्रकार के सवाल किए हैं। और अगर ग्वालियर और इंदौर दोनों दिया हो तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे? तो मैं आपको बोलूंगा क्या लगाना है, ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर जो थी वो 6.5 माह तक राजधानी थी, रहती थी। और 6 माह नहीं थे, बराबर बराबर नहीं थे, ठीक है, 6 माह कई बार जगह मिलता है, लेकिन अगर अपन बात करें तो यहां पर 5.5 माह की राजधानी कहलाती थी इंदौर और 6.5 माह की राजधानी कहलाती थी ग्वालियर। इसलिए अगर आपको मध्य भारत आए और मध्य भारत की राजधानी क्या थी और दोनों ही ऑप्शन दे तो आपको किसमें जाना है? ग्वालियर में जाना है। ठीक है, तो ग्वालियर जो है वो 6.5 माह की राजधानी थी और 5.5 माह की राजधानी जो थी इंदौर बनाई गई थी। तो ये दोनों ही राजधानी जो थी इस समय पर मध्य भारत में अस्तित्व में रही। उसके पश्चात हमने देखा क्या कि यहां पर जो पार्ट बी भाग था, ठीक है, अगर आपको इसे स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े तो जो तीसरा भाग देखा वो हमने देखा कौन सा? पार्ट सी का। और पार्ट सी की अगर बात करें तो पार्ट सी में जो भाग है वो कौन सा आता था? तो अगर हम ये देखें तो ये भाग जो है, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसको बोला जाता था विंध्य प्रदेश। तो जब स्वतंत्रता के पश्चात हम ये देखते हैं कि अप्रैल 1948 में, मार्च अप्रैल 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंतर्गत आने वाली लगभग 35 रियासतों को मिलाकर जो है वो एक यहां पर नए प्रदेश का गठन किया गया था, नई इकाई का गठन किया गया था, जिसे नाम दिया गया विंध्य प्रदेश। और ये जो विंध्य प्रदेश था उसमें मुख्य रूप से हम ये देखते हैं आगे चलकर इसे 2 इकाइयों में बांट दिया गया। ये 35 रियासतें थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी, इन रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। और सबसे पहले अगर अपन बात करें जब ये 1948 में बना था तब इसे पार्ट बी में रखा गया था।
इस बात को याद रखिएगा, जब विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय पर यह जो है वो पार्ट बी में शामिल किया गया था। बाद में हम ये देखते हैं कि उस समय पर 1948 में इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक बुंदेलखंड रखा गया नाम, बुंदेलखंड इकाई, और दूसरी इकाई थी रीवा इकाई। हालांकि ये जो विंध्य प्रदेश था इसके यहां पर यहां पर देखते हैं कि जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो रीवा के जो महाराज थे राजा मार्तंड सिंह, उनको यहां पर राज प्रमुख बनाया गया था। साथ में हम ये देखते हैं कि दो इकाई के रूप में बटा और यहां पर दो मंत्रिमंडल चल रहे थे। एक मंडल था बुंदेलखंड का मंत्रिमंडल और दूसरा था रीवा का मंत्रिमंडल। तो रीवा का जो मंत्रिमंडल था, अगर उसके प्रधान की बात करें तो उस समय पर जो है वो यहां पर कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को रीवा मंत्रिमंडल का क्या बनाया गया था, प्रधान बनाया गया था। मतलब रीवा इकाई जो मंत्रिमंडल थी उसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह या कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह। और अगर बुंदेलखंड इकाई की बात करें तो उस समय पर यहां पर कामता प्रसाद सक्सेना, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीवा इकाई के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे मंत्रिमंडल के वो थे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, 1948 की बात कर रहे हैं। और उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि जो बुंदेलखंड था उस इकाई के जो मंत्रिमंडल थे उसके प्रधान कौन बने थे या मुख्यमंत्री बने थे, वो थे कामता प्रसाद सक्सेना। तो ये दो बातें याद रखिएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है वो यहां पर अगर अपन बात करें तो मध्य भारत को जो है 16 जिलों में बांटा गया था उस समय पर, ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो है आगे चलकर अगर इसकी बात करें, प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात करें यहां पर, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पार्ट ए को यहां पर इसकी जो नोट्स है वो आई होप आपने लिख लिए होंगे। अपन बात करते हैं आगे चलकर जो है जो अलग अलग दो मंत्रिमंडल बने थे, इन मंत्रिमंडल को एक ही कर दिया गया। और 1948 में ही जब ये मंत्रिमंडल एक हुए तो उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि उस मंत्रिमंडल का जो मुख्यमंत्री था या प्रधान था वो कौन बना था, तो वो बने थे कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। तो पहले अलग अलग मंत्रिमंडल थे, रीवा मंत्रिमंडल के कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, बुंदेलखंड मंत्रिमंडल इकाई के कामता प्रसाद सक्सेना। उसके पश्चात हमने क्या बोला कि आगे चलकर इन दोनों मंत्रिमंडल को एक कर दिया गया 1948-49 में ही। और जो नया मंत्रिमंडल बना उस समय पर हम ये देखते हैं कि इस इकाई के जो विंध्य प्रदेश के अब कौन पहले मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी भी जो है वो रीवा में है, ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना है। तो अवधेश प्रताप सिंह को क्या बनाया गया था, नए मंत्रिमंडल या विंध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का प्रमुख बनाया गया था या प्रधान बनाया गया था। और उप प्रमुख अगर देखें या उप मंत्रिमंडल मतलब या उप मुख्यमंत्री की बात करें तो जो बुंदेलखंड इकाई के कामता प्रसाद सक्सेना थे। और अभी भी अपन बात करते हैं वही राजा मार्तंड सिंह जो थे वो यहां पर राज प्रमुख रहे। 1950 में 1 जनवरी 1950 में राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी तक ये हिस्सा जो था वो पार्ट बी का था और 1950 में इस हिस्से को जो है वो पार्ट सी में शामिल कर दिया गया। इतनी बात हमें जो है वो याद रखनी है। 1950 में पार्ट सी में शामिल हुआ। हमने ये देखा था कि पूरे देश में जो चुनाव हुए थे वो मुख्य रूप से जो पहले प्रथम चुनाव आम चुनाव के रूप में देखते हैं संविधान लागू होने के पश्चात, वो 1952 में हुए थे। और जब 1952 में यहां पर भी चुनाव हुए तो उस समय पर हम स्थिति देखते हैं कि 1952 में यहां पर 60 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया गया। और जब 60 सदस्यीय मंत्रिमंडल बना तो उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे या जो 1952 के बाद मुख्यमंत्री बने वो कौन बने थे, तो वो बने थे शंभुनाथ शुक्ल। सबसे पहले हमने देखा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग है या ज्यादा हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बनते हैं और सवाल भी पूछे जाते हैं। विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसी बड़ी बड़ी रियासतों और छोटी रियासतों 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1948 में, मार्च अप्रैल 1948 में। उसके बाद हम ये क्या देखते हैं कि यहां पर विंध्य प्रदेश बनाया गया और इसके जो राज प्रमुख बनाए गए वो रीवा के महाराज मार्तंड सिंह को बनाया गया था। उसके बाद हमने क्या देखा, ये एक ही पूरी इकाई थी लेकिन इसके अंतर्गत 2 मंत्रिमंडल विभाजित थे। उस 2 मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो एक बुंदेलखंड मंत्रिमंडल इकाई थी और दूसरी रीवा मंत्रिमंडल इकाई थी। रीवा मंत्रिमंडल इकाई के जो प्रधान थे वो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह थे और बुंदेलखंड मंत्रिमंडल इकाई के जो यहाँ पर कप्तान थे या प्रधान थे, सॉरी, वो कौन थे यहाँ पर प्रधान, हम कह सकते हैं कि कामता प्रसाद सक्सेना थे। बाद में उसी समय पर जुलाई 1948 के समय पर दोनों ही इकाइयों को एक कर दिया गया और अब जो नया मंत्रिमंडल बना उसके जो सीएम बने या प्रधान बने वो कप्तान अवधेश प्रताप सिंह
और उप प्रधान बने यहां पर कौन, कामता प्रसाद सक्सेना। 1950 में पहले ये पार्ट बी में था, 1950 में पार्ट सी में शामिल किया गया। पूरे देश में जो पहले आम चुनाव हुए वो 1952 में हुआ। ऐसे में प्रांतों में भी चुनाव हुए थे, और प्रांतों में चुनाव हुए थे तो 1952 में जो विंध्य प्रदेश में सरकार बनी, 60 सदस्यीय मंत्रिमंडल या विधानसभा बनी, तो 60 सदस्यीय उसमें, और जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसके जो यहाँ पर प्रधान थे या फिर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे, वो कौन बनाए गए थे, शंभुनाथ शुक्ल बनाए गए थे। इतनी जो बात है वो हमें विंध्य प्रदेश में याद रखनी। अब जो आता है वो यहाँ पर चौथा भाग आता है, वो भाग जो एक्चुअली पे भाग पार्ट सी का ही था, ठीक है, लेकिन इसे मध्य प्रदेश में एक अलग इकाई के रूप में रखा गया था। और वो जो इकाई थी, वो इकाई कौन सी थी, वो थी भोपाल रियासत की। तो ये जो भोपाल रियासत की इकाई थी, अगर हम इसकी चर्चा करें, भोपाल रियासत इकाई की चर्चा करें, तो भोपाल रियासत को मुख्य रूप से प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिलों में बांटा गया था। इसकी राजधानी के रूप में भोपाल सीहोर के अंतर्गत ही यहां पर राजधानी थी, लेकिन इसे प्रशासनिक दृष्टि से जो है वो 2 जिलों में बांटा गया था। और वो 2 जिले कौन कौन से थे, तो सीहोर और रायसेन। उस समय पर राजगढ़ या विदिशा इसके अंतर्गत नहीं आता था। आज हमने संभाग के रूप में इसे देखा, पर उस समय पर हम ये बात करें तो जो 2 इकाई थी उसमें हम क्या देखते हैं कि यहां पर सीहोर और रायसेन 2 जिले भोपाल में थे। नवाब हमीदुल्ला खान जो है उन्होंने अंतिम रूप से जून 1949 में जो है वो भारत में शामिल होने की शर्त मान ली। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि जब यहां पर 1952 में आम चुनाव हुए, उसके पहले ये डायरेक्ट शासन में रहा कुछ समय तक लगातार भारत सरकार के, और 1952 में जब यहां पर चुनाव हुए तो उस चुनाव के पश्चात हम ये देखते हैं जो यहां पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसके पश्चात यहां पर जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो एक प्रसिद्ध हमारे व्यक्ति जो रहे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो भोपाल रियासत या भोपाल इकाई के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। ये 9वें राष्ट्रपति रहे हैं भारत के 1992 से लेकर 97 तक, ठीक है। इनका नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम कई बार आता रहता है। इनके जो पिताजी रहे वो खुशीलाल शर्मा जी यूनिवर्सिटी के रूप में आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी चलता है भोपाल में, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप इसको जरूर याद रखें। तो अगर हम बात करें तो ये जो स्थिति हमने देखी है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा मैप से देखा, इसको आप समझिएगा। हमने अभी डिस्कशन जो किया है वो डिस्कशन क्या किया है कि 3 भाग मुख्य रूप से देख रहे हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पार्ट ए में जो क्षेत्र शामिल था वो था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के रूप में देखा गया, ठीक है। थोड़ा सा बाइलिंगुअल रखेंगे ताकि अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले, लेक्चर को देखने वाले कुछ इंग्लिश माध्यम के भी, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हो तो उनको भी चीजें समझ में आए, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में अगर बात करें तो इसकी राजधानी नागपुर थी। नागपुर के अलावा हमने देखा था इसके जो सीएम बने थे वो कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। और इसके अलावा इनके गवर्नर जो बने थे वो कौन बने थे, ई राघवेंद्र को बनाया गया था। इंजीनियर राघवेंद्र करके जो है वो यहां पर जाने जाते हैं। पार्ट बी की हमने बात की थी, और इसी को जो है इसको उस समय पर क्या नाम दिया गया था जब ये गठन किया गया, तो इसी को नाम दिया गया था मध्य प्रदेश, जिसे बाद में आज के चलकर हम पुराना मध्य प्रदेश के नाम से देखते हैं। पार्ट बी को जो है वो 1948 में मध्य भारत के रूप में गठित किया गया। इसको हमने एक चीज और देखी यहां पर, जो मध्य भारत था, अगर इसकी बात करें तो इसको 16 जिलों में बांटा गया था, और इधर पे अगर हम देखें तो इसे 22 जिलों में बांटा गया था। तो 16 जिलों में मध्य भारत को बांटा गया, विभाजित किया गया। पार्ट बी में इसे रखा गया। राजधानी जो है वो ग्वालियर और इंदौर 6-6 महीने, 6.5 माह ग्वालियर और 5.5 माह इंदौर रखी गई। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी, इंदौर जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी। हमने देखा था यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो जीवाजी राव सिंधिया बनाए गए थे, और उप राज प्रमुख जो है वो यशवंत राव होलकर बने थे। तो ये जीवाजी राव सिंधिया जी का नाम जो है वो आप याद रखें, महाराज जीवाजी राव सिंधिया। उसके अलावा हमने बात की थी जो यहाँ पर सीएम बने थे वो सेठ लीलाधर जोशी बने थे।
और जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, जब बना था 1956 के समय पर जो सीएम बने थे वो कौन थे? तख्तमल जैन। तो ये जो दो नाम है वो आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद हमने पार्ट सी की चर्चा की थी, पार्ट सी जिसमें विंध्य प्रदेश आता था। विंध्य प्रदेश जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर किया गया था, बनाया गया था। इसकी हमने चर्चा की कि पहले ये पार्ट बी में था, 1948 में पार्ट बी में शामिल किया गया था, 1950 में इसे पार्ट सी में शामिल कर लिया गया। पहले 2 इकाइयों मंत्रिमंडल थी, ठीक है, एक रीवा के नाम से जानी जाती थी, उसके कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह का नाम हम देखते हैं। और अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन थे? कामता प्रसाद सक्सेना, कामता प्रसाद सक्सेना, ठीक है। वर्ड आपको याद रखना है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि शॉर्ट रखूं ताकि हम चीजों को जल्दी कवर कर सकें। कामता प्रसाद सक्सेना। बाद में जब ये मंत्रिमंडल बना, एक साथ मिलाकर दोनों मंत्रिमंडल, तो तब सीएम कौन बने? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया था, ठीक है। बाद में हम ये देखते हैं कि 1952 में जब चुनाव हुए तो चुनाव के पश्चात हम ये देखते हैं जो मंत्रिमंडल बना उसके जो यहां पर सीएम थे वो कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था यहां पर सीएम। तो ये जो कहानी है वो ए, बी और सी पार्ट की है। ये कहानी हम कब की देख रहे हैं? जब अभी मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ है, 1956 के पहले की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है अब ये आ जाता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश था 1956 के पूर्व वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। इस स्थिति को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये जो है वो पूरा का पूरा पार्ट ए है जिसमें विदर्भ भी शामिल था। विदर्भ के यहाँ पर 8 जिले थे जो अभी हम क्या है महाराष्ट्र को या बंबई राज्य को उस समय के रहे बंबई राज्य को दे देंगे। ये जो ग्रीन में देख रहे हैं तो ये भाग जो है वो आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? पार्ट ए, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, या जो मध्य प्रदेश के नाम से जाना गया या पुराना मध्य प्रदेश कहा गया। इसके अलावा ये पार्ट सी में शामिल हुआ, पार्ट बी और सी दोनों में रहा 1948 और 1950 के बाद पार्ट सी में, ठीक है। इसको हमने विंध्य प्रदेश नाम दिया था। उसके अलावा हमने जो डिस्कशन किया वो क्या किया कि पार्ट सी में ही भोपाल को रखा गया था। इसके अंतर्गत जो है वो सीहोर और रायसेन आते थे। और पार्ट बी में जो है वो कौन सा भाग शामिल था? मध्य भारत, जिसमें इंदौर और ग्वालियर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर, ठीक है। अभी हम बरार की आगे चलकर बात करेंगे। बरार में 8 जिले थे यहाँ पर, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, चांदा, ठीक है। बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, चांदा, वर्धा, भंडारा, नागपुर, ठीक है। और नागपुर इसकी राजधानी बनाई गई थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, ठीक है। नागपुर थी पार्ट ए की राजधानी। पार्ट बी की हमने राजधानी क्या देखी थी यहां पर? तो इंदौर थी और साथ में ग्वालियर। दोनों 6-6 महीने, 6.5 माह के लिए ग्वालियर और 5.5 माह के लिए इंदौर। उसके अलावा हमने देखा विंध्य प्रदेश की राजधानी शुरू से ही क्या थी? रीवा थी, जहां पर राज प्रमुख राजा मार्तंड सिंह बैठते थे। भोपाल की राजधानी भोपाली, सीहोर में जो भाग था वहां पर उसकी राजधानी थी। हमने देखा था भोपाल में 1952 में जब यहां पर आम चुनाव हुए तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को जो है वो यहां पर क्या बनाया गया था? यहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो आज जो हमने डिस्कशन किया है वो 1 नवंबर 1956 के पहले क्या स्थिति मध्य प्रदेश की थी, मध्य प्रदेश के जो आज के क्षेत्र हैं वो किस प्रकार से अलग अलग भागों में बटे हुए थे, उसकी चर्चा हमने की है। तो इस पार्ट को जो है वो हम यहीं तक रखेंगे। आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, इसको रिवाइज करिए, अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए। जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को अगर आप लिख लोगे, ठीक है, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। मैं गारंटी देता हूं कि अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है वहां से अगर कोई भी सवाल आएगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। अपवाद स्वरूप एक आध, बहुत ज्यादा मतलब 100-200 क्वेश्चन में 1-2 ऐसे चांसेस होते हैं कि कई बार क्वेश्चन रह जाए, लेकिन जितनी चीजें हमने कवर की है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो मध्य प्रदेश का जिसमें एमपीजीएस आ रही है, आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। इसी के साथ इन बातों को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इस क्लास की, इस लेक्चर को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद,